हम आज के इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे तथा पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे और गुप्त साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए और सभी के शासन कालों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दिया हुआ है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, यानी गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। आगे दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय था यानी स्थापना था वह 3री शताब्दी के अंतिम में प्रयाग के यानी वर्तमान के प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आगे दिया हुआ है संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। और बोल रहा है कि जो गुप्त लोग थे यानी गुप्त शासक के अंतर्गत जितने भी लोग थे वे सभी कुषाणों के सामंत थे। आगे दिया हुआ है श्री गुप्त का शासनकाल लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक माना जाता है। आगे दिया हुआ है श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक रहा। आगे दिया हुआ है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और जो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और बोल रहा है कि यह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया हुआ था और इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक श्री गुप्त था, जिसने गुप्त वंश का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है गुप्त संवंत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और गुप्त संवंत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में हुई थी। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वह समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था यह आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इसने अश्वमेधकर्ता एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। और इसने अश्वमेधकर्ता एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज की भी संज्ञा दी गई है, यानी इसका उपनाम कविराज है। आगे दिया हुआ है समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त था वह विष्णु भगवान को मानता था। आगे दिया हुआ है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे दिया हुआ है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। बोल रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फयान भारत आया था। और चीनी यात्री फयान समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय उसके शासनकाल में आया था। आगे दिया हुआ है शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में यानी शंकों को हराकर इन लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इनसे 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिम भारत में शंकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। बोल रहा है कि जो साब था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्रा एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख दो केंद्र थे। आगे दिया हुआ है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। आगे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ। गोविंदगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और कुमारगुप्त प्रथम का ही उपनाम गोविंदगुप्त था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। यानी स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित एक झील था जिसका नाम सुदर्शन झील था, उसको फिर से शुरू किया। आगे दिया हुआ है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, यानी उनको गवर्नर बनाया। आगे दिया हुआ है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, और गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वह विष्णुगुप्त थे। आगे दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपरा कहा जाता था। यानी गुप्त साम्राज्य के शासन काल में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसको देश कहा जाता था, और उसके शासक यानी उसके राजा को गोपरा कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत होती थी, जिसके शासन को उपरीक कहा जाता था। यानी गुप्त साम्राज्य में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रादेशिक, उसका देश नाम था। जो उससे छोटी इकाई होती थी उसका नाम भुक्ति था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। और भुक्ति के नीचे एक और प्रशासनिक इकाई होता था जिसका नाम जिला होता था, और उसके जो प्रमुख होते थे यानी उसके जो राजा होते थे वह विषयपति कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासी कहलाता था, और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को, छोटे बड़े कर्मचारियों को चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपासी कहा जाता था। आगे दिया हुआ है, प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। बोल रहा है कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको ग्राम के नाम से जाना जाता था, एवं ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक के नाम से जाना जाता था, एवं ग्राम सभा के अन्य सदस्य को महत्तर कहा जाता था। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पीठ कहा जाता था, और गुप्त काल में जो ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको पीठ के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और गुप्त काल के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। आगे दिया हुआ है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। बोल रहा है कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, और इनके सोने के सिक्कों को अभिलेखों में दिनार का नाम दिया गया है। यानी इनके समय में जारी किए गए स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जिनका उपयोग केवल स्थानीय लेन देन में होता था। और बोल रहा है कि गुजरात के बाद सबसे अधिक चांदी के सिक्के करने वाले गुप्त राजा थे। इनके समय जारी किए गए चांदी के सिक्कों का प्रयोग केवल स्थानीय लेन देन में होता था। आगे दिया गया है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। बोल रहा है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख है। बोल रहा है कि सबसे पहला अगर कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यानी हम कह सकते हैं बिना हिचक के कि सबसे पहले सती होने की
प्रारंभिक जो शुरुआत थी वह गुप्त काल से हुई है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति धारण करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था एवं वृद्ध वेश्याओं को यानी वैसी वृद्ध महिलाओं को कुटनी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अजंता गुफा में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। और अजंता अजंता के 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफा है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 को गुप्त काल में निर्मित किया गया था। आगे दिया हुआ है अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। बोला है कि अजंता गुफा के संख्या 17 को चित्रशाला का नाम दिया गया है। आगे है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में एक और गुफा बनाया गया था जिसका नाम बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित एक ग्रंथ था जिसका नाम पंचतंत्र था, उसको संसार का सबसे लोकप्रिय पुस्तक माना जाता है। आगे दिया हुआ है इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला दिया है मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और पांचवा अपरिच्छाकारित्व। आगे दिया हुआ है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे जिनका जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे दिया हुआ है उसी ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। और आर्यभट्ट ने ही चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारण का उल्लेख किए। आगे दिया हुआ है आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्ट पहले ऐसे भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। और गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वह संस्कृत थी। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। और गुप्त काल में जितने भी चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रुपयका के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। और भारत में मंदिर बनाने की जो कला था उसका जन्म सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। आगे दिया हुआ है त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। आगे दिया हुआ है कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा यानी कालिदास के द्वारा लिखित एक पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा बताई गई है। यह द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता। बोल रहा है कि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम द्वितीय ऐसी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। और प्रथम भागवत गीता का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया है। आगे दिया हुआ है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे दिया हुआ है मतलब सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्राप्त होने के बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का संज्ञा दिया गया है। आगे दिया हुआ है गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था जिसका शासनकाल 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था, तो इसका सही उत्तर होगा कुमार देवी लिच्छवी वंश की रानी थी। आगे दिया हुआ है गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी यानी सबसे महान शासक था। आगे दिया हुआ है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे दिया हुआ है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा दिनार। आगे दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। आगे दिया हुआ है गुप्त काल के समय को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसका सही उत्तर होगा भारत का स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। आगे दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में हुई थी। और इसका मतलब निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल के समय कौन सा धर्म मुख्य था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म। आगे दिया हुआ है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। आगे दिया हुआ है नवरत्नों की सभा किस गुप्त सम्राट की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका दूसरा नाम विक्रमादित्य था। आगे दिया हुआ है कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल के। आगे दिया हुआ है आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। आगे दिया हुआ है फयान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फयान भारत आया था, चीनी यात्री था। आगे दिया हुआ है गुप्त शासकों की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। आगे दिया हुआ है गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। आगे दिया हुआ है हुरों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त के शासन काल में। आगे दिया हुआ है गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में सर्वोत्तम धातु की मूर्तियां किस धातु से बनी होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य से। आगे दिया हुआ है गुप्तकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। आगे दिया हुआ है गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास, विष्णु शर्मा, भास और शूद्रक गुप्त काल के प्रमुख साहित्यकार थे। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में वास्तुकला की प्रसिद्ध शैली कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नागर शैली गुप्त कला की प्रमुख वास्तुकला शैली थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में मुद्रा निर्माण मुख्यतः किस धातु से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा सोना और चांदी। आगे दिया हुआ है गुप्त काल के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय विज्ञान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा खगोल विज्ञान। आगे दिया हुआ है गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा शिखर युक्त संरचना। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में अभिलेख लेखन की प्रमुख लिपि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। यानी गुप्त काल में अभिलेखों के लेखन में जिन भी लिपियों का प्रयोग किया जाता था उनमें से प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा। आगे दिया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास ने। आगे दिया हुआ है गुप्तकालीन प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चरक। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना की थी, जो भारत का नहीं दुनिया का सर्वप्रथम और सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। आगे दिया हुआ है सूर्य मंदिर कौशाम्बी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। आगे दिया हुआ है गुप्त काल के दौरान कौन सी भाषा साहित्य की भाषा मानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। आगे दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा विशाखादत्त ने। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुड़ों को किसने रोका था? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल के समय न्याय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी को महामाती के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि कर, यानी कृषि से लिए जाने वाले यानी कृषकों से लिए जाने वाले कर को भूमि कर के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य में किस कला को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा मूर्तिकला और चित्रकला को। आगे दिया हुआ है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन और अजंता। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अमर शोक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमर सिंह अमर शोक के लेखक थे। आगे दिया हुआ है
गुप्त वंश की मुद्रा पर किस देवता की आकृति अधिकतर होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी की या विष्णु की। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में किसने बृहत संहिता ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे दिया हुआ है, गुप्तकालीन विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा खगोल विज्ञान से, जिसका रचना आर्यभट्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त काल में धातु विज्ञान का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली का लौह स्तंभ। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य अवशेष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में किस नगर को उज्जैनी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त काल में कौन सा त्योहार प्रमुखता से मनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दीपावली। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा फयान चीनी यात्री था। आगे दिया हुआ है, फयान किस देश से आया था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन से। आगे दिया हुआ है, फयान ने अपनी यात्रा का एक विवरण किस ग्रंथ में दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा फोकुरोकी में। आगे दिया हुआ है, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा विषय और मंडल। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में भूमि दान करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर होगा अग्रहारिक। आगे दिया हुआ है, गुप्तकालीन प्रमुख धातु मूर्ति कौन सी प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध की कांस्य मूर्ति जो सारनाथ में स्थित है, गुप्त काल की प्रमुख धातु की मूर्ति है। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में किस शासक ने विक्रम संवत शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनका नाम विक्रमादित्य भी था। आगे दिया हुआ है, गुप्त नाम का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संरक्षित या सुरक्षित। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में साम्राज्य के कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको सही उत्तर होगा 4 भागों में बांटा गया है। आगे दिया हुआ है, गुप्त शासक अपने नाम के साथ कौन सा विशेषण लगाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा परम भागवत। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त काल के दौरान किस देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु देवता की। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वराहमिहिर। आगे दिया हुआ है, बृहत संहिता किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पर। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त शासकों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजतंत्र। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में कृषि कर किसके आधार पर लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि के उपज के आधार पर गुप्त काल में कृषि कर लिया जाता था। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में शून्य की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त काल में ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में कौन अग्रणी थे? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि दान की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा अग्रहारा ब्राह्मणों को। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में धरणीगुप्त किसका पद था? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि लेखा अधिकारी का। आगे दिया हुआ है, गुप्तकालीन नाट्य शास्त्र के प्रमुख लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास और भास। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुप्त काल के दौरान प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग। इलाहाबाद नाम मुगल काल में पड़ा था, जो वर्तमान के प्रयागराज का प्राचीन नाम है।